स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ के नियम को पढ़ा। अब किरचॉफ के नियम का प्रयोग कैसे करते हैं उसको भी सीख लेते हैं। तो ऐसे देखिए, बोर्ड में एक प्रश्न दिया गया है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये कई बार परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बताने के लिए इसी सवाल को चुना है। इस सवाल में परिपथ को ध्यान से देखिए। ये परिपथ जो है इसमें दो विद्युत वाहक बल स्रोत है, एक E1 है 2 वोल्ट का, एक E2 है 1.5 यानी 1.5 वोल्ट का। जो E1 विद्युत वाहक बल स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम और यहाँ पर 1.5 वोल्ट का जो विद्युत वाहक बल स्रोत है इसका आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। पहले विद्युत वाहक बल स्रोत E1 से विद्युत धारा I1 निकलता है, दूसरे विद्युत वाहक बल स्रोत से विद्युत धारा I2 निकलता है। इस बिंदु D पे पहुंचने के बाद I1 विद्युत धारा और I2 विद्युत धारा आपस में मिलते हैं और 5 ओम को I1 प्लस I2 विद्युत धारा मिलता है। सवाल इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि उपरोक्त परिपथ के लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। प्रथम है प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा। अगर इस पूरी परिपथ की बात करें तो इसमें 3 शाखाएं हैं। एक शाखा है AB, दूसरा शाखा है CD और तीसरा शाखा है EF। शाखा AB में विद्युत धारा I1 बह रहा है, शाखा CD में विद्युत धारा I2 बह रहा है और शाखा EF में विद्युत धारा I1 प्लस I2 बह रहा है। तो I1 और I2 ज्ञात कर लीजिए और I1 और I2 को आपस में जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 5 ओम का जो बाहरी लोड या बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उस पर कितना विद्युत धारा जा रहा है। तो दूसरा सवाल वही है कि 5 ओम का जो प्रतिरोध है उसके सिरे पर विभव पतन ज्ञात करना है, यानी ये 5 ओम का जो है उसके सिरे पे विभवांतर कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। विभवांतर ज्ञात करने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है, एक प्रतिरोध, दूसरा विद्युत धारा। प्रतिरोध तो हमें पता है, विद्युत धारा पता है क्या? नहीं। इसीलिए पहले इस सवाल में हम विद्युत धारा ज्ञात करेंगे, फिर ओम के नियम का प्रयोग करेंगे और बड़े आसानी से 5 ओम का जो प्रतिरोध है उसके सिरे पे वोल्टेज कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल करना है। हल करने के लिए हमें लूप लेना है, लूप का डायरेक्शन लेना है, लेके समीकरण निकालना है। यहाँ पर विद्युत धारा दो ही है, I1 और I2 है, इसलिए हमें दो समीकरण ज्ञात करना काफी होगा। कुछ परिपथ ऐसे होंगे जिसमें I1, I2 और I3 होंगे, 3 विद्युत धाराएं होंगे। तो वैसे जहां पर 3 विद्युत धारा आ गए तो आपको 3 समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा, इसलिए आप 3 लूप भी लेंगे। यहाँ चूंकि दो ही विद्युत धारा है इसलिए हम लोग 2 लूप ले रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल इसमें देख लेते हैं, कौन सा लूप ले लिया जाए? ABCD ए को ले लेते हैं लूप। पहले सवाल को हल कर रहे हैं ना, प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा। लूप ABCD में विद्युत धारा जो है मैं उसको घड़ी के सुई के दिशा में ही लेता हूं। घड़ी के सुई के दिशा में लेंगे मतलब A से D, D से C, C से B और B से A तक चलेंगे। मैंने यहाँ लूप का नाम एक सीरियल में लिया है, लेकिन लूप के डायरेक्शन के हिसाब से आप चाहो तो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है लूप के डायरेक्शन के हिसाब से, तो आप ले सकते हो इधर A D C B A। अभ्यास का बात है, नाम आप कुछ भी लीजिए। इस एरो को देखते हुए, जो घूमता हुआ तीर है, इसको देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि लूप का डायरेक्शन क्या है। अगर ABCD लेने से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ADCBA लीजिए, क्योंकि हम लूप का डायरेक्शन घड़ी के सुई के दिशा में ले रहे हैं। अब घड़ी के सुई के दिशा में जब हम ऐसे हाथ को हम घुमाते हैं इस लूप में, तो हम देखते हैं कि हमारी उंगलियां I1 के साथ साथ चलती है और I2 के विपरीत चलती है। तो I1 अपने आप धनात्मक हो जाएगा और I2 जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब I1 विद्युत धारा जो है वो 2 ओम के प्रतिरोध के अंदर जा रहा है और यहाँ I2 विद्युत धारा जो है वो 1 ओम के प्रतिरोध के अंदर जा रहा है। तो I1 के साथ 2 को गुणा कर दीजिए, I2 के साथ 1 को गुणा कर दीजिए, क्योंकि विद्युत धारा उनके संगत प्रतिरोधों का योगफल लिया जा रहा है। बराबर आ जाएगा विद्युत वाहक बलों का योग। तो देखिए यहाँ पर E1 जो है लूप के डायरेक्शन के हिसाब से E1 धनात्मक और E2 ऋणात्मक होगा, तो यहाँ E1 माइनस E2 नहीं लिखेंगे, मान चूंकि हमको पता है तो 2 माइनस 1.5 ले लेंगे।
तो यहां पर से समीकरण हमारा क्या आ गया, 2i1 माइनस i2 बराबर 0.5। इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं 2i1 माइनस i2 बराबर 1/2। इसी को आगे हल कर देते हैं, 2 का इधर आके गुणा हो जाएगा, 4i1 माइनस 2i2 बराबर 1। ये हो गया समीकरण 1 हमारा पहला। देखिए दो चर का एक रैखिक समीकरण है, आगे चल के आप इसको विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जो भी विधि आपको अच्छे से बनता है। एक समीकरण तो मिल गया। इसी प्रकार अब दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण के लिए मैं ऊपर वाला लूप ले लेता हूं। डायरेक्शन चूंकि मैं घड़ी के सुई के दिशा में ही ले रहा हूं, तो इस बार लूप को लूंगा। लूप का नाम भी वैसे ही लिखता हूं, डी ई एफ सी डी में दो विद्युत धाराएं हैं, एक I2 विद्युत धारा है, एक I1 प्लस I2 है। दोनों को लिख दीजिए, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे। विद्युत धारा की दिशा किधर ले रहे हैं हम लोग, घड़ी के सुई के दिशा में ले रहे हैं। लूप का दिशा ही घड़ी के सुई के दिशा में है, तो D से E, E से F, F से C और C से D तक आइए। जब आपने ऐसे उंगलियां चलाया तो आप किस ओर घूमे, घड़ी के सुई के दिशा में घूमे। जब आप ऐसे उंगलियां चला रहे थे तो I2 आपके उंगलियों के साथ साथ ही चल रहा था। उंगली C से D की ओर चल रहा है और C से D की ओर I2 भी चल रहा है। उंगली E से F की ओर चल रहा है तो I1 प्लस I2 E से F की ओर ही चल रहा था। मतलब डायरेक्शन सेम है, मतलब I2 और I1 प्लस I2 दोनों ही कैसे होंगे, धनात्मक। I2 कितने ओम के अंदर जा रहा है, 1 ओम के अंदर। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इस बिंदु पे आके यहां से देखिए I1 प्लस I2 जो है पहुंच रहा है। इस बिंदु C पे आके I2 अपने रास्ते चला जाएगा और I1 अपने रास्ते चला जाएगा वापस। तो I2 1 ओम के अंदर जा रहा है, तो यहां लिख सकते हैं 1 गुणित I2 प्लस 5 ओम के अंदर I1 प्लस I2 जा रहा है, तो यहां लिख दीजिए 5। इसको प्लस इसलिए लिया गया है क्योंकि दोनों ही लूप के दिशा के अनुदिश चल रहे हैं। जबकि हम लोग पहले जो दिशा ली थी उसके हिसाब से I1 धनात्मक I2 ऋणात्मक है, क्योंकि इधर D से C की ओर हमारी उंगली चल रही है और I2 C से D की ओर चल रहा है, जस्ट उल्टा है। अब ये जो ऊपर का परिपथ लिया गया है हमारा D E F C D, क्या इसमें कितने विद्युत वाहक बल स्रोत है, एक ही है। और इससे निकलने वाली विद्युत धारा धनात्मक ही है, मतलब जिस ओर हमारा लूप का डायरेक्शन है उसी ओर E2 चल रहा है, तो ये भी हो जाएगा धनात्मक। तो यहाँ ले लेंगे 1.5। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा I2, 5 का गुणा कीजिए, 5I1 प्लस 5I2, 1.5 को बटे में लिख सकते हैं 3/2। यहाँ पर आ जाएगा 5I1 प्लस 6I2 बराबर 3/2। 2 का गुणा इधर कर दीजिए तो आ जाएगा 10I1 प्लस 12I2 बराबर 3। समीकरण कितना आ गया, 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को आप हल करेंगे। हल करने के लिए कोई भी विधि आप अपना सकते हैं, विलोपन विधि, जो विधि आपको अच्छा लगे। मेरे को विलोपन विधि अच्छा लगता है तो मैं विलोपन विधि को ही से हल करता हूं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर समीकरण 2 से जोड़ने पर विलोपन विधि का प्रयोग करते समय जिस भी हमको चर को विलोपित करना है उसके गुणांक को हम बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है। 2 में अगर मैं 6 का गुणा करूंगा तो मेरे को 12 मिल जाएगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 6 का गुणा कीजिए, 4 में 6 का गुणा होगा तो आ जाएगा 24I1। यहां पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा -12I2 बराबर 6। दोनों पक्षों में 6 का गुणा हो गया, किसके, समीकरण 1 के। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, किसी का गुणा नहीं करना है, सीधा जोड़ दो। 10I1 प्लस 12I2 बराबर 3। अब यहां पर देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे
तो यहाँ पर -12i2 है, +12i2 है, दोनों आपस में कट जाएंगे। 24 और 10 जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर इधर को मिटा देते हैं। इधर आ जाएगा 34i2 बराबर 9। तो सॉरी i1 है, i2 तो कट ही गया। तो i1 बराबर आ गया 9/34 एम्पियर। पहला विद्युत धारा आपको मिल गया। आगे और हल करते हैं। अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम लोग रख सकते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 था 4i1 - 2i2 फिर 1। यहां पर i1 का मान आप रख दीजिए, तो 4 गुणित 9/34 - 2i2 बराबर 1। यहां आ जाएगा 9 चौको 36/34 - 2i2 बराबर 1। इसी को आगे हल करते हैं। -2i2 बराबर 1 - 36/34। यहां पर आ जाएगा 34 - 36/34 -2/34 -2i2 आ गया। -2 कैंसिल हो गया, तो i2 बराबर आ गया 1/34 एम्पियर। ये निकल गया दो विद्युत धारा, एक i1 और एक i2। गणना जो किए हैं इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर देखिए i1, अब एक एक शाखा में कितने विद्युत धाराएं आप बता सकते हैं। शाखा AB में विद्युत धारा कितना था? i1, और इसका मान किसके बराबर है? 9/34 एम्पियर के बराबर। दूसरा शाखा था CD, इसमें विद्युत धारा क्या बह रहा था? i2। इसमें विद्युत धारा का मान हो गया 1/34। एक शाखा बच गया EF, इसमें विद्युत धारा कितना है उसको भी देख लेते हैं। i1 + i2 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/34 धन 1/34, तो यह आ जाएगा 10/34। भाग देंगे तो इधर 5 और 17, तो इधर आ गया 5/17 एम्पियर। तो दूसरा जो शाखा है E से F तक विद्युत धारा कितना बह रहा है? 5/17 एम्पियर। मेरे ख्याल से i1 का मान कैसे निकाले, i2 का मान कैसे निकाले और i1 + i2 का मान कैसे निकाले, आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बच जाता है कि 5 ओम का जो प्रतिरोध है उसके सिरे पे विभवांतर ज्ञात करना है। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V गुणित IR। अब देखिए यहां पर अगर विभवांतर को मैं V ले लेता हूं तो विद्युत धारा तो I नहीं है ना, I की जगह क्या है? कुल विद्युत धारा है i1 + i2 और गुणित प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध को R ही रहने देते हैं, बाद में भी मान रख देंगे। तो यहाँ पर i1 + i2 का मान कितना है? 5/17 और प्रतिरोध R का मान कितना है? 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 25/17 वोल्ट। तो जो 5 ओम का प्रतिरोध है उसके सिरे पे विभवांतर जो है वो 25/17 वोल्ट आ रहा है। तो ये हो गया आपका पहला उत्तर था, हर एक शाखा में विद्युत धारा कितना है। और दूसरा जो सवाल पाठ था उसका हो गया कि ये 5 ओम के सिरे पर विभवांतर कितना है, उसका उत्तर। ये ऐसे बहुत सारे सवाल आपके किताबों में दिए गए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हल कीजिए। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपके सुझाव हो, उसको कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में जरूर चर्चा कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस लेक्चर का फायदा मिल सके, इस कोर्स का फायदा मिल सके। धन्यवाद।